सो मेरे को ऐसा लगता है आप हेल्दी डाइट पे जाएं, पर एक मील एटलीस्ट होम कुक्ड फूड या सेल्फ कुक्ड फूड की जरूर कंज्यूम करें। तो कई बार आप देखोगे कि एज के साथ साथ मिल्क इंटॉलरेंस भी शुरू हो जाती है, तो वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स। वॉकिंग करना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक अ डे इज गुड इनफ। ये हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बेसिकली होता है, राइस कंज्यूम करना या वो कि भाई क्योंकि शुगर वो बढ़ेगा, बट अदरवाइज नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। आज का हमारा विषय है ऑर्थोपेडिक हेल्थ और जॉइंट प्रॉब्लम्स। और आज का ये विषय बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। इन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से की, जहां ये 4 बार गोल्ड मेडल के हकदार रहे। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर यूके और ऑस्ट्रेलिया से तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से इन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन की ट्रेनिंग भी ली। इस सब के बावजूद भी ये रुके नहीं। इन्होंने फैसला किया अपने शहर काशीपुर वापस आकर कुमाऊं क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक हेल्थ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। स्वागत करते हैं जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिस्टर तरुण सोलंकी जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू सादिया फॉर द काइंड वर्ड्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, बढ़ेंगे आज के विषय की और। आज के लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जहां लोग खुद पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, दे गो टू जिम, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सुनते हैं जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बोन प्रॉब्लम्स हैं। इसके पीछे के क्या की कॉजेज आप मानते हैं? हम लोग सब बहुत कॉन्शियस तो अब हो गए हैं, अब लोग बहुत हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड, बट उस हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड में अगर आप देखोगे तो आजकल की जो जनरेशन है वो लगभग फीमेल्स भी जॉब में राइट हैं, राइट तो सबको बहुत कम टाइम मिलता है कि वो सेल्फ कुक्ड फूड या होम राइट। फूड को कंज्यूम कर सके। सो हम लोग क्या करते हैं, टिन फूड्स को या पैकेज फूड्स को हम लोग ले आते हैं कि बहुत कम टाइम में हमें इसे कुक करना और उसे कंज्यूम करके जाना है। जी। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरे को ऐसा लगता है आप हेल्दी डाइट पे जाएं, पर एक मील एटलीस्ट होम कुक्ड फूड या सेल्फ कुक्ड फूड की जरूर कंज्यूम करें। सिर्फ हम पैकेज फूड्स या टिन फूड्स के बस जो कि बहुत जल्दी इंस्टेंट कुक, जो इंस्टेंट कुक का जो एक जमाना आ गया ना, तो वो जी। दैट इज बैड। बिकॉज उस इंस्टेंट कुक में पैकेट पे तो बहुत कुछ लिखा होता है कि इतना प्रोटीन है, इतना ये है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बिल्कुल। चीजें होती हैं। बट हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं होता, आप क्योंकि आजकल फीमेल्स भी जॉब करती हैं, जो करना भी चाहिए। सो बट उसके साथ साथ कुछ ऐसा टाइम आपको अपना बनाना चाहिए कि यस, कि एक टाइम में मैं हेल्दी होम कुक्ड फूड को कंज्यूम कर सकूं, एटलीस्ट 1 मील अ डे। सो दैट इज माय एडवाइस। सोल्यूशन यही है कि खुद अगर हम बनाकर उसको कंज्यूम करें ज्यादा एटलीस्ट बेटर वन होगा। मील इन अ डे, एटलीस्ट वन एटलीस्ट मील इन वन। अ डे। उसके हेल्दी इंग्रेडिएंट्स रखें जो हम सबको पता है क्या होते हैं। सो एटलीस्ट 1 मील अगर हम खुद कुक करें विद द हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, सो दैट इज गुड, रादर देन दोज इंस्टा कुक फूड जो आजकल आ राइट गया राइट। है कि बस पैकेट खोला, माइक्रोवेव में घुमाया और हमने उसे कंज्यूम कर लिया। आई थिंक दैट शुड बी मोस्ट ऑफ द अवॉइडेड। पीपल आर डूइंग दिस ओनली कि वो जाते हैं, हाँ, माइक्रोवेव में क्योंकि रखते देखिए हैं। आजकल हमारे मार्ट्स आ गए हैं, मार्ट्स हुँ। में इतना कुछ आजकल ये वाला फूड ऐसे है, वो हर किसी को लगता है भाई जॉब से लौट के आए हैं, शाम को गए फटाफट माइक्रोवेव में घुमाया, हमने खा लिया। राइट। So I think that should be avoided. At least 1 meal a day can be cooked at home. अच्छा, जब बोन्स की बात आती है तो मिल्क को बिल्कुल, बड़ा अच्छा सोर्स माना जाता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम एट द सेम टाइम ये भी जानते हैं कि आज की जनरेशन खासकर दूध से बहुत ज़्यादा भागती है कि हमें नहीं पीना। तो उन बच्चों के लिए या उन उन पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर नॉट मिल्क देन व्हाट? कोई देखिए अल्टरनेटिव? बेसिकली क्या है कि बच्चों को तो हम दूध पिलवा देते हैं कि बॉर्नविटा डाल लो, ये करो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा शायद कंजम्पशन मिल्क से हट के चाय, कॉफ़ी, इस राइट। सब पे बढ़ता चला जाता है। एंड अगर हम चाहते हैं कि हम काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं लेते, तो आजकल बड़े ऑप्शंस और दे, जैसे सोया मिल्क और बादाम मिल्क, ये सब भी चीज़ें आ गई हैं। एंड मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक लैक्टेज नामक एंजाइम होती है जो हमारी बॉडी में कम होती चली जी। जाती है, जो कि मिल्क की शुगर को ब्रेक डाउन करती है। तो कई बार आप देखोगे कि एज के साथ साथ मिल्क इंटॉलरेंस भी शुरू हो जाती है, कई लोगों को मिल्क नहीं पचता। सो कैल्शियम के और भी बहुत सारी सोर्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क के अलावा भी। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने मटन वगैरह के साथ चीज़ें कर सकते हैं, चिकन के साथ, या हमारे नट्स होते हैं, बादाम, पिस्ता, इनसे हम कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनसे हम कर सकते हैं, या ज्वार, बाजरा, जो हमारे मिलेट्स हैं, ये हमारे कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। ये हमारी सब्जियां हैं जैसे कि पत्ता गोभी, मेथी, पालक, बहुत सारी और सोर्सेज हैं जो कि कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट मिल्क,
जो कि कैल्शियम प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी और भी सोर्सेज है। तो अगर हमें अपनी एज के साथ साथ अगर मिल्क इंटॉलरेंस हो रही है या हमें दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा, तो वी कैन चेंज दैट। बट यस, अगर हमारी हैबिट है, हमें कोई इंटॉलरेंस नहीं है, तो मिल्क कैन बी कंज्यूम। और आजकल तो लोग हल्दी वाले दूध को भी बड़े अच्छे से राइट वो राइट। करते हैं। सो हल्दी अपने आप में क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है, तो आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन। सर एक सवाल और, अक्सर लोग सुबह में शाम में टहलने जाते हैं यस, कि घुटनों के अपने दर्द को वो ज़्यादा इसमें वो देते हैं इम्पोर्टेंस। क्या ये सच में काम करता है कि टहलना काफ़ी है सुबह शाम? देखिए वॉक इज ऑलवेज गुड हुँ, एंड वी सजेस्ट जो भी आप वॉकिंग करते हैं वो हार्ड सरफेस पे ना करें, और ना ग्राउंड जो कि हमारे वैसे मिट्टी के ग्राउंड या कुशन ग्राउंड होते हैं उनमें करें, क्योंकि हमारे नी पे कहीं ना कहीं एक बैक फोर्स आती है, रिएक्शनरी फोर्स आती है। राइट। सो जो हम कहते हैं हार्ड सरफेस पे आप अवॉइड करिए। सो वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स, वॉकिंग करना चाहिए एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक अ डे इज गुड इनफ। वॉकिंग के अलावा अगर लाइक फॉर दोज़ हू डज़न्ट वांट टू वॉक उनके लिए? अगर कुछ ऐसा है कि हम वॉक नहीं करना चाहते, तो स्टैटिक साइकिल्स आती हैं, हम उन साइकिल को कर सकते हैं, हुँ, कि जो एक जगह खड़ी रहती है, हम साइकिलिंग कर सकते हैं उनके ऊपर। राइट। या हम अपने योगा को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हुँ, बेसिकली हमें अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी चाहिए, कि हमारे जॉइंट्स पूरे मोबाइल होने चाहिए। बिकॉज जैसा नाम है ना, चलती का नाम गाड़ी, एक बड़ी पुरानी जी, जी। कहावत है। जोर चलेंगे तो आप भी चलेंगे, तो जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत जरूरी मूवमेंट करते रहना है। यस चाहिए। यस यस। सर आपने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग ली है स्पोर्ट्स मेडिसिन में। अभी रिसेंटली एक केस आया था बीकानेर की एक लड़की वेट लिफ्टर 270 किलोग्राम का रॉड उनकी नेक पर एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो आज का जो ये क्रेज़ है कि जितना ज़्यादा हम वेट उठाएँगे उतनी ज़्यादा मज़बूत हमारी हड्डियाँ होंगी। ये कितना सच है या कितना सही है? देखिए बेसिकली जब भी हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो हम कार्डियोवास्कुलर वाले पार्ट को भूल जाते हैं, हुँ, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग, जैसा आपने जी। उसका नाम लिया। सो हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हम बहुत जल्दी करने के चक्कर में, या जो हमारा जिम का ट्रेनर होता है उसको भी लगता है कि मैं बहुत जल्दी कुछ करा दूं, बट इट शुड नॉट बी डन इन दैट वे। आपका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सडन आप अपनी बोन या मसल्स को अगर ओवर स्ट्रेस करोगे, सो दे विल गिव वे। अगर राइट। हम अपनी मसल के ऊपर ओवर एक्सर्शन करेंगे या अपनी बोन्स के ऊपर करेंगे, यस दे विल डेफिनेटली गिव वे। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कि आर्मी की या उनकी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो सडनली उनके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम होता है, वो 20-20 किलोमीटर दौड़ रहे होते हैं पक्की सड़कों पे, दे कम अप विद स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। सो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी की क्या कैपेसिटी है, हमारी बोन और मसल्स की, किसी भी वेट को लेने की, एंड वो विद ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि बहुत शॉर्ट स्पैन में आपने सिर्फ हमें कंपटीशन जीतना है, राइट, बहुत राइट। कम टाइम है, प्रेशर है हमारे हुँ, पास, हमारे जिम ट्रेनर का या हमारे उसका, तो वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ वेरी ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव राइट। आर्थराइटिस की बात करेंगे सर, वे। हम जब इस वर्ड को सुनते हैं तो बुजुर्गों का नाम दिमाग में आता है कि ओल्ड एज है। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या युवा लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए आर्थराइटिस तो एक सिंपल एक कॉमन शब्द जी। है ना। आर्थ मतलब जोड़, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन इज आर्थराइटिस। ये जनरली क्योंकि हम जो देखते हैं वो एक ओल्ड एज वाली जो है, जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, वो जिनके अधिकतर घुटने आप देखते होंगे कि बुजुर्ग के घुटने टेढ़े हो रहे हैं हुँ, चाल, हुँ। तो हमारे दिमाग में आर्थराइटिस मतलब वो, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यंग्स में भी होती है, यंग फीमेल में, यंग मेल्स में। अगर हम बात करें तो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की एक चीज होती है, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है, ओके। एंड उसमें जनरली हमारे हैंड्स और फिंगर्स ये सब डिफॉर्मिटी आती है। अगर हम वहीं पे मेल्स की बात करें तो उसमें एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जो कि उनकी कमर या कूल्हे को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती है। सो अगर हमें कोई भी इस तरह की परेशानी आती है, तो हम ये ना सोचें कि अरे अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे कोई आर्थराइटिस नहीं हो सकती। नो, हुँ, हुँ। हो सकती है। आपको अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके, स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने सिम्टम्स को बताना है, उनकी दी हुई एडवाइस को मानना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थराइटिस ओल्ड एज में होती है। दे आर डिफरेंट आर्थराइटिस जो कि यंग पॉपुलेशन में हो सकती है, यंग मेल्स में, यंग फीमेल्स कई बार ऐसा होता है, ये शिकायत हमें सुनने को मिलती है कि हम जब सुबह-सुबह उठते हैं तो हमारे घुटनों में एक अजीब-सी अकड़न महसूस होती है, अजीब-सा दर्द। तो क्या वो एक सिम्पटम आर्थराइटिस का हो में। सकता है? यस यस, मॉर्निंग स्टिफनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम किसी भी आर्थराइटिस का। एंड आइडली अगर आपको मोर देन 30 मिनट्स की मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। 2-4-5 मिनट का एक खाना अलग चीज है, बट यस इट इज मोर देन हैविंग दो जॉइंट में या दो से ज्यादा एंड मोर देन 30 मिनट्स। सो यस इट्स अ इम्पॉर्टेंट सिम्टम, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। सर बैक पेन आज के टाइम में बहुत सारे एज कैटेगरीज़ के ट्रू लोग इसमें ट्रू इन्वॉल्व ट्रू हैं, ट्रू ट्रू। स्टूडेंट्स हों या वर्किंग लेबर हो। क्या ये सिर्फ़ बैठने का जो पोस्चर है उसी की वजह से है या अलग रीज़न्स इसके हो सकते देखिए हैं? बैठने का पोस्चर तो एक है ही साथ, बिकॉज हमारा
लॉन्ग सिटिंग के जो राइट। हमारे जॉब्स हैं, तो यस हमारे वो ऑर्थोटिक पोस्चर के हिसाब से नहीं है। जो हमारा बैक में कर्वेचर होता है, जी। हमारे बैक में लॉर्डोसिस जो होती है, उसे हम नहीं उस हिसाब से बैठ रहे। सो यस दैट इज वन ऑफ द कॉज, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है लिकोरिया या डिस्चार्ज के कारण भी एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जी। डिजीज होती है, जो एक बैक पेन का रीजन है। हम सिर्फ बैक पेन को देख रहे होते हैं, जो उसका रूट कॉज है उस पर हम जा ही नहीं रहे होते हैं। तो यस दे आर डिफरेंट कॉजेज। या हमारी इस तरह की रिपीटेड ट्रॉमा, हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी जॉब्स हैं कि अगर हम करें कि भाई बाबर हो गए या और लोग हो गए हम्म। जो कि खड़े रहते हैं बहुत लंबा, तो यस दैट इज अ कॉज। या फिर हमारी कुछ देखो बोन्स के अंदर चीजें आ सकती हैं, जो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बट यार देयर आर मेनी कॉजेज फॉर अ बैक मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बैक पेन के इशू में वो एक पेन। बेल्ट कैरी करते हैं एंड दे जस्ट कंटिन्यू विद दिस कि बस काम कर रहे हैं तो देखो बेल्ट बेल्ट लगा ली। पहनना इज नॉट द ओनली ऑप्शन ऑफ अ बैक पेन, क्योंकि इस तरीके से करके आप अपनी बैक मसल्स को वीक भी कर सकते हैं। हम्म। सो वियरिंग अ बैक बेल्ट या एक लंबोसेक्रल कॉर्सेट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इट इज बीइंग गिवन, हम लोग एडवाइस करते हैं, पर स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक लोगों में करते हैं। एंड वो बेल्ट भी बहुत तरीके की आती है। कई बार कोई भी बेल्ट आदमी पहन लेता है, प्रेगनेंसी के बाद जो बेल्ट होती है हम देखते हैं घरों में रखी रहती है, किसी को बैक पेन होता है, लगता है यही बेल्ट है इसी को जी पहन लो। जी। नो, दैट इज नॉट द राइट राइट। रीजन। बेल्ट्स भी बहुत तरीके की आती हैं, दे आर डिफरेंट कॉर्सेट, दे आर डिफरेंट बेल्ट्स। सो ये नहीं है कि हमारे घर में जो एक बेल्ट रखी हुई है बस हमने उसे पहन लिया और काम हो गया। नो, दैट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट एटलीस्ट। तो ये नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक उन सपोर्ट्स को पहनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बैक मसल्स वीक हो जाएंगी। सो वी डोंट वांट दैट। हमें अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन या स्ट्रांग करना है। खाली ये नहीं कि बस हमने उसे बाईपास कर दिया या उसके काम को बाईपास कर दिया, वो नहीं करना। So like what is the solution towards this कि बच्चे को पढ़ना है वो बैठेगा ही, ट्रू। काम भी करना है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो क्या वो सॉल्यूशन अभी के लिए सोच सकते हैं कि चलो सॉल्यूशन इसको ये इस वे हम में सोच करते सकते हैं हैं? साथिया कि अगर हमारी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो रही है, इफ इट इज मोर देन एन आवर और सो हम एटलीस्ट अपनी चेयर से 2 मिनट के लिए उठ सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हम्म। जो मसल हमारी फटीग हो रही है उन्हें हम रिलैक्स कर सकते हैं। सो इन बिटवीन स्ट्रेचिंग सेशंस कैन बी डन, और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, अगर हमें 2 घंटा हो गया, हम 2 मिनट के लिए साइड में खड़े हो, अपनी हम स्ट्रेचिंग करें एंड वी कैन अगेन रिसेट। तो बेसिकली एंड अपनी बैक मसल्स को हम स्ट्रेंथन करने के लिए जरूर प्रयास करें कि जो भी हम एक्सरसाइज अगर कुछ करते हैं तो हम अपनी बैक मसल्स के लिए, क्योंकि जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी बैक मसल्स कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। हमें लगता है हम तो खड़े हुए हैं, हम कुछ काम तो कर नहीं रहे, बट ऐसा नहीं है। हमारे एक इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मसल है जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं, तभी हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, नहीं तो हम गिर जाएंगे। तो राइट। आप, हमें लगता है मैं तो खाली खड़ा हुआ हूँ, मेरी तो मसल काम ही नहीं कर रही, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो भी मेरा एक सेट पैटर्न ऑफ मसल है जो कि काम कर रही है, तो मुझे उसे रिलैक्स करना पड़ेगा, उसको फटीग में जाने से रोकना पड़ेगा। तो आई थिंक स्ट्रेचिंग इज अ गुड ऑप्शन, इन बिटवीन आप कर सकते हैं। क्योंकि अब लोग उस स्टेज में आ चुके हैं कि अब तो प्रॉब्लम हो चुकी है। बिल्कुल अब तो हमने वो स्टेज ले आए हैं अपने अंदर कि अब हम 2 घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। अगर एक नॉर्मल एग्ज़ाम भी हम दे रहे हैं तो हमें 3 घंटे बैठना पड़ता है। बिल्कुल 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 उसमें बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती क्योंकि अगर हम अपना शुरू से हम अपनी एक्सरसाइज रूटीन या अपनी बैक मसल को स्ट्रेंथन करने का एक पार्ट डाल लेंगे साथ में, तो उसमें अगर हमें 3 घंटे किसी एग्जाम में बैठना भी है तो दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू है। नी सर्जरी की बात करेंगे यू। सर, ये बहुत बार मुद्दा उठता है कि बिल्कुल शहरों में नी सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है और वही सेम सर्जरी हम किसी दूसरे एरिया से या नॉर्मल छोटी सिटी से कराएँ तो हमें सस्ती पड़ जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महँगा है तो अच्छा है? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट सादिया। बेसिकली अगर हम बात करें नी रिप्लेसमेंट की, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सर्जरी है इसके लिए क्या मानक तय है या इसकी प्री रिक्विजिट क्या है। हो सकता है आपको सेम मानक सेम प्री रिक्विजिट आपको एक सेंटर में मिल रहा हो एंड उसकी कॉस्ट उतनी ना हो, क्योंकि हर प्राइवेट सेंटर का ये अपना अलग बेस होता है कि वो क्या कॉस्ट रखना चाहते राइट। हैं। बट यस देयर इज अ बेसिक कॉस्ट जो कि हर जगह आपको होगी। बट यस, क्योंकि जो बड़े सेंटर्स हैं या जो बड़ी सिटीज़ हैं, हम बात करें दिल्ली बॉम्बे में, सो मे बी वहाँ की कॉस्ट रनिंग ज़्यादा है या वहाँ पे और डिफरेंसेस हैं। तो पर हमें बात ये सोचनी चाहिए कि अगर मैं अपनी नी सर्जरी के लिए प्लान कर रहा हूँ तो मेरी नी सर्जरी में क्या इम्प्लांट यूज होने वाला है, क्या वो मैनुअल है या रोबोटिक है, रोबोटिक में भी किस कंपनी का रोबोटिक सिस्टम यूज करा जा रहा है, जो उसके प्री रिक्विजिट है सर्जरी के, क्या मेरी मॉडलर ओटी में मेरी सर्जरी हो रही है, क्या पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल सेम फॉलो हो रहा है जो एक बड़े या छोटे सेंटर में। अगर ये मानक सारे पूरे हो रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे सर्जरी कराते हैं। एंड यस, कॉस्ट इज अ बिग फैक्टर जो कि हमारे राइट। हिंदुस्तान में जो हमारी मीडियम क्लास या हमारी हायर क्लास भी है, जो कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कॉस्ट में और ये वेरिएशंस अच्छा भला है, ये हम खुद देखते हैं
देयर इज अ वाइड वेरिएशन, जो कि अगर बॉम्बे में वही सर्जरी या दिल्ली में राइट। वही सर्जरी ऑफर हो रही है या जो सर्जरी वो हम ऑफर कर रहे हैं, मे बी दे हैव अ मोर रनिंग कॉस्ट ऑफ द सेटअप इन दिल्ली और बॉम्बे, मे बी दैट, बट अगर पैरामीटर्स और प्री रिक्विजिट सारी वही फॉलो हो रही है, सो देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ द सर्जरी। उस क्योंकि सर्जरी के डाउट रिजल्ट अंदर में कोई आज भी है कि वहाँ बिल्कुल इतने पैसे हो रहे तो शायद वहाँ अच्छे से सर्जरी हो जाए, यहाँ कहीं कोई लैक ना कर जाए किसी चीज़ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वही सारी चीजें वही सारे मापदंड मिल रहे हैं तो यस यू कैन गो फॉर दैट। ऐसे सर्जी के अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप देखते होंगे दो शॉप्स में अलग अलग हैं पर दोनों सेम क्वालिटी है, दोनों सब कुछ है। तो अगर चीजें सब बराबर हैं तो फिर वो उस हॉस्पिटल का अपना सेल्फ वो है भाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर राइट। है तो यह उसका अपना है कि भाई मेरी रनिंग या मेरी कॉस्ट ये है तो मैं इसको ये रख रहा हूँ। बट अगर प्री रिक्विजिट पूरे हो रहे हैं, मानक पूरे हो रहे हैं, मापदंड पूरे वही हैं, तो इसमें रिजल्ट के सर्जरी के कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेट्स से अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है, मशीनरीज में हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, एंड आफ्टर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट वो शायद रिकवर हो जाए, लेकिन वो चीज़ वो पार्ट सेंस करना भूल जाती है। अगर किसी का इतना डीप कट हुआ है कि बोन और नर्व्स मसल सब उसमें आ गए हैं, तो उनके लिए आप कुछ कोई एक्सरसाइज समथिंग कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो वो कर सकें? यस, हमारे यहाँ हमारा जो रिहैब डिपार्टमेंट या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वी हैव थिंग्स इन दैट कि जिसमें हम रोबोटिक हैंड्स के थ्रू पेशेंट को रिहैब कराते हैं या उसकी नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू हम उसके नर्व रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो यस देयर आर सर्टेन वेज कि हम एक इस अमाउंट तक उसे लेके आ सके कि वो अपने वोकेशनल एक्टिविटी को कर सके या अपने काम को कर सके। मतलब फिजियोथेरेपी इज अ सॉल्यूशन कि वो उसको Yes, फॉलो कर सकते physiotherapy हैं। and certain medications are those, and physiotherapy में भी not those only जो एक पुराने स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं, there are several new things have come up in physiotherapy. It's a very huge department, so yes, some new things have come. आप सर उनसे कर आपने सकते हैं। लेटेस्ट एडवांसमेंट की बात करी, ऑर्थोपेडिक की दुनिया में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए ऑर्थोपेडिक्स में जो अभी लेटेस्ट है दैट इज नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स हैव कम इनटू प्ले एंड वी आर द फर्स्ट वन जो कि हम रोबोटिक को लेके आए उत्तराखंड में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, और उससे अब हम बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट्स को दे रहे हैं। मेडिकल लाइन ऐसी है कि नित नई चीज़ें यहाँ रोज नए चीज़ें आती हैं और हमें उन्हें लाना भी चाहिए। हम बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं। जैसे फ्लैट फुट के पेशेंट्स होते हैं, उनके पहले कस्टमाइज सोल नहीं बनते थे, बस मेडिकल पे एक सेट रखा होता था कि भाई ये सबके लिए है स्मॉल मीडियम लार्ज। नहीं, नाउ वी हैव अ स्टेप टेस्ट जिसमें कि हम चपटे पाँव के लिए फ्लैट फीट से बहुत लोग जूझ रहे होते हैं, उनके लिए कस्टमाइज इंसोल बन के आते हैं जिनके कि हम स्क्रीन के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स लेते हैं, हम बनाते हैं उनको। हम यहाँ पे डेक्सा स्कैन जैसी सुविधा को हमने स्टार्ट करा हुआ है, या पीआरपी जैसी सुविधा या ओजोन जैसी सुविधा। ये सारी लेटेस्ट चीज़ें। नाउ वी आर अबाउट टू ब्रिंग द लेजर थेरेपी ऑल्सो। सो यस वी आर कंटिन्यूसली वी आर इनटू दी प्रोसेस कि हम कुछ ना कुछ नया हमेशा लेके आते रहे। लेटेस्ट वन इज दी रोबोटिक सिस्टम जो हम लेके आए हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते थे, अब वो रोबोटिक को देख के या रोबोटिक के रिजल्ट देख के उन्हें समझ में आ रहा है एंड दे आर गोइंग फॉर इट और वो उससे करा रहे हैं। सर रोबोटिक्स मुझे लगता है बहुत सी ऑडियंस शायद ना समझ पाई हो, कैसे ये ट्रेडिशनल सर्जरी से अलग है? देखिए बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक वर्ड जो है ये मिथ है थोड़ा सा। हुँ, वी शुड से इट अ कैपिंग। बेसिकली इसमें कोई घुटना किसी का बदला नहीं जाता। जैसे खराब दांत पे कैप लगती है, उस कैप को ही हम लगा देते हैं। कैप तो यही लगेगी। पेशेंट को जो डिफरेंस आते हैं रोबोटिक के अंदर, जो हम मैनुअल से करते हैं उसमें, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन एरर होता है या हमारी ह्यूमन आई का जो एक लेवल है कि हम इतना ही आई बॉलिंग से पकड़ सकते हैं, उस सारी चीज को हम ओवरकम करते हैं रोबोटिक सर्जरी के थ्रू। रोबोटिक सर्जरी में अगर हम बहुत बेसिक बातों में बात करें तो हमारा जो इंसिजन या चीरा लगता है वो छोटा लगता है, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत कम होती है, पेशेंट की मांसपेशियां बहुत कम करती है जिससे उसे पोस्ट ऑप में स्टिफनेस, पेन ये सब बहुत कम होता है। पेशेंट की जो जैसे मैंने बताया कि इसमें कैप लगती है, वो कैप अगर आप आई बॉलिंग से लगा रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है इतना कट हुआ है ठीक है, बट नहीं, रोबोटिक सर्जरी में 0.5 डिग्री या 0.5 mm को भी रोबोटिक हैंड आके ब्लेड से उसे कट करता है, और जो कैप वो लगाता है उसका प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है। तो आप ऐसे ही समझे कि आपके दांत पे एक कैप लगी हुई है, एक मैनुअली लगी हुई है और एक मशीन या कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा लगी हुई है, तो उसका प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है, उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, क्योंकि हमारा ह्यूमन एरर होगा ही होगा। राइट, हमारी आई बॉलिंग की एक क्षमता है देखने की, बिल्कुल। वो हम उसको नहीं क्रॉस कर सकते, बट यस उन रोबोटिक सिस्टम के थ्रू 0.5 डिग्री तक का प्रिसीजन हम ले सकते हैं। तो पेशेंट का हमने देखा है कि पेशेंट का पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत फास्ट होती है।
पेशेंट की नी बेंडिंग बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को वॉकर स्टिक की जरूरत नहीं होती, इसकी जो इम्प्लांट या जो कैप की जो लाइफ होती है ये और बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सटीकता से लगती है। सो यस, दिस इज द लेटेस्ट थिंग। और मुझे लगता है अगर ये सुविधा आपके आसपास है तो इसको जरूर आपको अवेल बिल्कुल। करना चाहिए। बहुत से मिथ हम कह सकते हैं सुनने को मिलते हैं कि ऑपरेशन के बाद चावल नहीं लेने हैं, दूध नहीं लेना है। कितना सच होता है इनमें? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जो हमें रूरल एरिया से जो पेशेंट आते हैं हमें हुँ, बहुत सुनने को मिलता है। पेशेंट हमारी किसी बिना किसी एडवाइस के हम देते हैं, 3-3 4-4 महीने तक वो दूध और चावल ही नहीं खा रहा होता है। हुँ, लोग उसे ऐसे मान लेते हैं सफेद रंग का दूध है, सफेद रंग का पस होता है, दूध और चावल पस बनाता है तो हमें नहीं खाना। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बेसिकली होता है, राइस कंज्यूम करना या वो कि भाई जी, क्योंकि शुगर वो बढ़ेगा। हुँ, बट अदरवाइज पर से कोई नॉन डायबिटिक है तो उसके लिए चावल या दूध का कोई वो मतलब नहीं है, आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ एक चला रहा है मैंने कहा, और खासकर रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है कि सर जी, हमने तो चावल दूध उस दिन से देखा ही नहीं है, सुनने को मिलता है जबकि अब ऐसा अक्सर। नहीं होता। जी, जी, नॉर्मल फूड है, कार्बोहाइड्रेट रिच है चावल, इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो सकता है कि चावल का एक मात्रा वो हो, पर ऐसा कुछ वो नहीं मतलब होता ये सच में एक मिथ ही है। है। बिल्कुल मिथ है ये। चाय कॉफी को लेके भी आता है कि हम हुँ, बोन्स के, ऐसा कुछ नहीं है। यस, हम अगर बहुत ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं कैफीन की तब बोन्स के ऊपर है, पर अगर हम नॉर्मल मात्रा में दिन में 1 से 2 कॉफी या चाय पी रहे हैं तो वो बोन्स के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है। सर बात थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए हम्म। करते हैं। बात अगर एसीएल की जाए या फिर रोटेटर कफ की जाए, तो लोगों को ये डाउट आने लगता है कि क्या मैं पहले की तरह खेल पाऊँगी या पाऊँगा? क्या लगता है आपको, क्या कहना है कि वो दोबारा से अपने फील्ड में कमबैक कर सकते हैं? ये बिल्कुल जो आपने 2 चीज़ें बोली, ये हमारे कंधे और घुटने के अंदर लिगामेंट या रस्सियों की चोट होती है। हुँ, और ये क्योंकि स्पोर्ट्समैन के अंदर ही सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसके डिपार्टमेंट को जो हमारी विंग होती है ऑर्थोपेडिक्स की, इस विंग का नाम ही होता है स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट या स्पोर्ट्स इंजरी मेडिसिन। हुँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के दौरान लगती है। कई आपने देखा हो क्रिकेटर्स को कि किसी जी, की एसीएल इंजरीज भी हो रखी हैं, किसी के बेंकार्ड्स भी हो रखा है। तो दिस अ वेरी कॉमन इंजरी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को होती ही होती है। सबसे कॉमन इंजरी जो हम इसमें देखते हैं, घुटने के जो हमारे लिगामेंट होते हैं, गद्दी जो होती है, जिसे हम एसीएल, पीसीएल या मेनिस्कस बोलते हैं, ये टूट जाती है। कंधे की बात करें तो जो स्पोर्ट्स पर्सन में होता है, वो बेंकार्ड या लेब्रम की, जिसे हम कहते हैं कंधे का बार-बार उतरना या कंधे की झिल्ली का फटना, ये अधिकतर होता है जो हमारे ओवरहेड एक्टिविटीज में स्पोर्ट्समैन होते हैं इन्वॉल्व, कि कोई बैडमिंटन प्लेयर है या शॉट पुट थ्रोअर है या जैवलिन थ्रोअर है, जिसमें रिकरेंट कंधे के ऊपर हम मांसपेशियों या लिगामेंट के ऊपर जोर आ रहा है। सो यस, ये सारी चोटें बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स पीपल में। इनकी प्रॉपर इंजरीज की सर्जरी अवेलेबल है, एंड प्रॉपर सर्जरी और रिहैब के बाद आप दोबारा से अपने स्पोर्ट्स में लौट सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक बार चोट लग गया तो हम दोबारा स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कंधे में जैसे मैंने बताया कि जो ओवरहेड एक्टिविटीज वाले स्पोर्ट्स होते हैं, कंधे के लिगामेंट या कंधे का बार बार उतरना भी जैसे कई लोग बोल जी, देते हैं, इनकी प्रॉपर सर्जरीज अवेलेबल हैं दूरबीन के माध्यम से, आर्थ्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं। ये ऐसे ही घुटने के जो लिगामेंट होते हैं, जो गद्दी टूटती है, इनकी भी सर्जरीज पूरी तरीके से पॉसिबल है, इनके अच्छे रिहैब पॉसिबल हैं, और आप दोबारा से एक टाइम पीरियड के बाद, जो कि हम मान के चलते हैं 6 महीने से लेके 8 महीने या 10 महीने के बीच में, आप अपने स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, हुँ, इमीडिएटली नहीं कि आज आपने सर्जरी कराई 15 दिन के बाद आप चले गए, नो। जैसे मैंने कहा, एक टाइम पीरियड होता है दोबारा से आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी मसल को बिल्डअप करने का, आपके लिगामेंट को ट्रेन करने का। सो दैट इज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स और 10 मंथ्स, जिसमें आप दोबारा से कम बैक रिस्टार्ट कर कर सकते हो सकते अपने हैं। स्पोर्ट्स में। यस, आपके इस आंसर से मुझे लगता है बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन को होप मिला होगा, क्योंकि ये डाउट आ जाता है कि क्या मैं बिल्कुल पहले बिल्कुल जैसे बिल्कुल खेल पाऊँगा या खेल पाऊँगी या नहीं। बिल्कुल। एक सिचुएशन और आती है सर, नॉर्मली हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है और हम जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं टीवी पर, अच्छा ये वाला ट्यूब, ये वाला बाम हमने लगा लिया। बट हाउ वी कम टू नो कि ये सिचुएशन ही सीरियस है, ये सच में एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन बन चुकी है। लोग जनरली इसको ट्रीट करते रहते हैं। कैसे उस चीज़ को हम एनालाइज़ करें कि ये सीरियस देखिए कंडीशन बन बेसिकली चुकी है? क्या है कि इतना मार्केटिंग आजकल टीवी पे और इन सब पे, बड़ा फेमस एक डॉक्टर ऑर्थो, और हुँ। उन्होंने नाम भी उसका ऑर्थो रख दिया, डॉक्टर भी लगा दिया, जी, डॉक्टर जी। ऑर्थो लगाइए, ये लगाइए। ये बेसिकली हमारे टॉपिकल पेन किलर्स हैं जो हमारे को हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई स्प्रेज आती है, ट्यूब हुँ, आती है। तो जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं, ये टॉपिकल एक्शन है। टॉपिकल एक्शन मतलब मेरे को हाथ में कहीं दर्द हुआ, मैंने हल्का ट्यूब लगाया, तो वो स्किन के थ्रू पेन किलर चला गया और मुझे उस एरिया में उसने थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया। बट दैट इज नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट कि हमारे घुटने में पता लगा घुटना हमारा खराब हुआ जा रहा है, गठिया होती चली जा रही है, और हम उसके ऊपर सिर्फ एक ऑयल या ट्यूब लगाते चले जा रहे जी। हैं। तो दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट।
वो सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए, आप समझे जैसे मुंह से दर्द की दवा खाई है, आपने टॉपिकली अपनी एक पेन क्रीम लगा ली है, जब तक वो काम करेगी आपको आराम आएगा, पर आपकी बीमारी या मर्ज वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यस, अगर छोटे मोटे स्प्रेन्स में या बहुत मसल एक में काम हो जाता है, बट यस आपको कोई आर्थराइटिस है, कोई इंजरीज ऐसी हो रखी है, तो उसमें खाली स्प्रे लगाना या खाली ऑयल लगाना इज नॉट द ट्रीटमेंट, दैट इज टोटली अ मार्केट ड्रिवन मतलब एक बार थिंग। डॉक्टर कंसल्टेशन यस ज़रूरी यस है। यस यस। केवीआर की कमान आपने एज़ एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सँभाल रखी है। रोज़ की ज़िंदगी अगर हम बात करें, किस तरह के केसेज़ आपको देखने को मिलते हैं? सादिया, हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सारी यूनिट्स हैं, हम हर तरह के ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट लेते हैं। अगर हम बात करें बड़ी से बड़ी चोटों की या पॉलीट्रॉमा की, जिसमें पेशेंट्स को बहुत इंजरीज लग जाती हैं, शरीर की सारी एक तरीके से कि 5 से 10 फ्रैक्चर्स हैं, उसके चेस्ट में चोट है, सर में चोट है, पॉलीट्रॉमा जिसे हम बोलते हैं, हम वो सारे पेशेंट्स को अपने हैंडल करते हैं। पेशेंट्स के कुछ भी पुरानी कहीं पे सर्जरीज हो रखी हैं जो उनके बोन्स नहीं जुड़ी हैं, ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। हम बात करें बच्चों की, तो हमारी अपनी एक पीडियाट्रिक यूनिट है जो ऑर्थोपेडिक बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के पाँव का टेढ़ापन, या बच्चों को में कोई हिप डिसलोकेशन है, या बच्चों में पाँव टेढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ ही हमारी स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्ट्समैन को लिगामेंट की, या जैसे नी में एसीएल है या कंधे का उतरना, इसमें हमारी अलग यूनिट है। हमारी हैंड सर्जरी यूनिट अलग है कि स्पेसिफिकली जो हाथ के पंजे या हाथ की जो चोटें होती हैं उसके लिए हमारी एक अलग सेपरेट यूनिट है। एंड इसके साथ साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट या घुटने या कूल्हे का बदलना, उसकी हमारी बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें कि हमने रोबोटिक्स को भी अब लॉन्च कर दिया। तो आई थिंक ऑर्थोपेडिक्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारा डिपार्टमेंट उसे हैंडल नहीं कर रहा है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर, जैसा आपने बताया, पूरे उत्तराखंड में अभी वही पहला हॉस्पिटल है जहाँ रोबोटिक्स लाया हाँ, गया है। रोबोटिक हम फर्स्ट से लाने वाले, अब एक आध हॉस्पिटल और देहरादून में इसको ला चुका है, ओके। बट उत्तराखंड में लेके हम इसे पहली बार आए। सर एक आखिरी सवाल, हम्म। जो अब हमने, क्योंकि ऑडियंस के लिए तो बहुत सारे सलाह-मशवरे कर लिए, वो लोग जो ऑर्थोपेडिक की दुनिया में स्पेशलाइज़ेशन करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हू आर रियली एयिंग देयर करियर इन दिस फील्ड, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा सबको यही कहना होगा, ऑर्थोपेडिक्स इज़ अ वेरी वास्ट ब्रांच, इसमें बहुत कुछ है। सो अगर आप इस ब्रांच को लेना चाहते हैं तो आपके अंदर पूरा पैशन होना चाहिए, एंड यस आप में हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। यू शुड नो टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं होती कि मुझे 2 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है। यू शुड बी रेडी फॉर योर पेशेंट 24/7, तो गो फॉर इट, कर थैंक यू सकते सो हैं। मच सर फॉर सच इंस्पायरिंग वर्ड्स। और आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे ज्ञान वार्ता की टीम से, क्योंकि एक डॉक्टर का कितना बिजी स्केड्यूल होता है हम सब जानते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे टिप्स शेयर करे, इतने सारे प्रिवेंशन मेजर शेयर किए, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने घर के बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हम जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही एक ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज्ञान वार्ता।